नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित विशाल जनादेश पर्व जनसभा को संबोधित किया और इसके पश्चात नवनिर्मित प्रदेश भाजपा कार्यालय स्मृति भवन का लोकार्पण भी किया। आपको बता दें कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने 1 साल पूरे होने पर विष्णुदेव साय सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए विकास कार्य को विस्तार से बताया। तो जनादेश पर्व जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय भी साथ में मौजूद रहे और उनकी 1 साल के दौरान कार्यकाल में किए गए कार्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सीएम विष्णुदेव साय ने जनसभा को संबोधित किया और सीएम साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साइंस ग्राउंड के यह मैदान है, जुलाई 2023 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे रहीन और भारी बारिश होत रही, लेकिन ओकर बावजूद भी पूरे प्रदेश से जनता के जन सैलाब यहां उमड़े रही और वही दिन ये प्रमाणित हो गए रही कि अब ये छत्तीसगढ़ का जो निकम्मी कांग्रेस के सरकार है, एला यहाँ के जनता उकाड़ फेंकी और इतिहास रची। आज ऐसे पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन के मैं बहुत बहुत आभारी हूं, उमला मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हूं। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विभिन्न मुद्दों में धान खरीदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन धान खरीदी से जुड़ा एक वर्ग सरकार से नाखुश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि धान खरीदी ऑपरेटर संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर रायपुर के धरना स्थल में प्रदर्शन किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि विगत 17 साल से वह संविदा में है, लेकिन सरकार द्वारा 2 महीनों में संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्स कर्मचारियों में तब्दील करने की बात कही है। धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कहा कि यदि मांगें पूर्ण नहीं होती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर, 2007 से ही शासन ने धान खरीदी केंद्रों को कंप्यूटराइज किया है और 7 से अब तक हम लोग को 17 वर्ष हो चुका है। 17 वर्ष होने के बाद हमको संविदा में भर्ती ली थी और आज भी हमको वर्तमान वेतनमान जो है संविदा ही मिल रहा है। लेकिन अचानक पिछले धान खरीदी नीति में शासन ने 11.3.3 के तहत हमको आउटसोर्सिंग का उस पे स्थिति पे ला दिया है, जिसका हम सभी खंडन करते हैं। हमारी भर्ती में कहीं भी आउटसोर्सिंग नहीं लिखाया है, अतः शासन से निवेदन है कि आउटसोर्सिंग को विलोपित किया जाए। और पिछला जो हमारा जो 1 वर्ष हो चुका है 27% वृद्धि का सभी विभागों को तत्काल मिल जाता है और चूंकि हमारा विभाग नहीं, इसलिए हमको नहीं मिल पा रहा है। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि वो 27% हमको तत्काल दिया जाए और हमारे लिए 5-5, 6-6 विभाग से कार्य लेती है, तो हमारे लिए अभी तत्काल विभाग नहीं दे पा रही है। तो एक नया सेटअप बनाए, एक नया कैडर बनाए और हमको एक नया नियम के तहत हमको एक कर्मचारी माने और हमारी जो 3 सूत्री जो मांग है उसको पूरा करें। जी हाँ, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम एक बार स्थगन करवाया गया था और नहीं होने के कारण हम पुनः यहाँ पे आंदोलन पे आ बैठे हैं। और जब तक शासन हमारे बारे में सोचेगी नहीं, कुछ विचार करेगी नहीं, हम यहाँ पे आंदोलन पे आ चुके हैं। मंत्री से बात हुई थी, आश्वासन पे कैसे, किस मंत्री से बात हुई थी, क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी और खाद्य मंत्री हैं बघेल जी, दोनों ने मीडिया के सामने में आश्वासन दिया है, परंतु आश्वासन देने के बाद भी 1 महीना होने के बाद भी हमारी मांगे को उन्होंने मान्य नहीं किया है। चर्चा परिचर्चा हुई है, स्वयं मुख्यमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, केदार कश्यप हो, सबके बीच बात है, कई बार बैठक हुआ है, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। अब जितना जल्दी वो निर्णय लेंगे हमारे पक्ष में, हम उतना ही जल्दी अपने आंदोलन को स्थगन करेंगे। प्रभावित हो रहा हो आप लोग? जी हाँ, हमारे आने से वहाँ टोकन नहीं कट रहा है, किसानों का बार बार फोन आ रहा है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि सारा कार्य हम अकेले करते हैं
और हम मजबूर हैं 17 वर्ष देने के बाद भी शासन हमारी स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रही है। प्रशासनिक यहाँ पे आए हुए थे, आप लोगों से मिले कुछ? जी नहीं, अभी तक शासन प्रशासन से कोई कर्मचारी नहीं आए हैं। खाद्य विभाग द्वारा हमको वेतनमान समय समय पर वृद्धि किया जाता है, लेकिन जो पिछले सत्र में जो वेतन वृद्धि हुआ है 23,350 वो भी अभी तक हम लोग को नहीं मिल रहा है। और साथ ही हम लोग का जो नियुक्ति संविदा आधार पर हुआ था, लेकिन अभी के जो धान खरीदी नीति है उसमें जो है गलत नीति बनाकर हमको आउटसोर्सिंग में डाल दिया है। मतलब अप्रैल 2025 से आउटसोर्सिंग की कार्रवाई किया जाए करके वहाँ पर उल्लेख है, जो कि बहुत ही गलत है और हमारे साथ अन्याय है। कितने कर्मचारी है जो अभी यहाँ प्रभावित हो रहे हैं? आप लोग हड़ताल पे किए थे, आश्वासन मिला था, 2 मांग थी आप लोगों की कि कोई विभाग तय कर दिया जाए और वेतन पर वृद्धि कर दिया। उसके बाद फिर आप लोग का आश्वासन मिला था, उसके बाद फिर आप लोगों फिर हड़ताल छोड़ दिए थे। फिर ऐसी क्या बात हुई? अभी क्या बात हुई सरकार से? कुछ हुई है अभी आप लोगों से? नहीं, कुछ बात नहीं हो पाई है। और जबकि 2 मांग थी, लेकिन अब 3 मांग हो गई है, जो कि धान खरीद नीति बनाए तो उसने आउटसोर्सिंग में डाल दिए हैं। जबकि हम लोग संविदा आधार पर नियुक्ति हुआ है, संविदा वेतनमान मिलते आ रहा है। आउटसोर्सिंग मतलब कि ठेका पद्धति, प्लेसमेंट, जो कि बहुत ही अवैधानिक है। क्या रणनीति रहेगी फिर आगे अगर आप लोगों को फिर मांग पूरी तो फिर आगे तो हाँ मिलने के लिए जाएंगे। और सचिव महोदय से ये बात हुआ है, अब देखते हैं 1 हफ्ता का समय दिए हैं, चर्चा करेंगे करके बोले हैं खाद्य सचिव महोदय। तब तक जब जारी है हड़ताल। एमपी में सीएम मोहन सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। कैबिनेट मंत्री महिला और बाल विकास विभाग निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जिसमें प्रदेश सरकार की मुख्य उपलब्धियों के बारे में बताया और कहा कि सीएम यादव के नेतृत्व में गठित बीजेपी की सरकार ने सफल और सार्थक 1 साल पूरा कर लिया है। इसी दौरान मंत्री ने विभाग द्वारा किए गए विशेष कार्यों की जानकारी भी दी। आइए सुनते हैं कि मंत्री निर्मला भूरिया ने क्या कुछ जानकारी दी। हमारी सरकार ने अनेक काम किया है। चूंकि मेरा विभाग महिला और बाल विकास विभाग है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, बच्चियों से जुड़ा हुआ है। ये कहेंगे कि एक आधी आबादी का नेतृत्व मेरा विभाग करता है और मेरे विभाग में भी बहुत सारी इस साल भर में अनेकों काम करने का काम किया है। सबसे बड़ी जो चीज है कि यहाँ एक लंबे समय से मिनी आंगनवाड़ियां जो थी उनको मेन हमको करना था। तो एक बहुत बड़ी हमारे 12,670 के लगभग जो मिनी आंगनवाड़ियां थी उनको मेन में परिवर्तित हम लोगों ने किया है। और नई आंगनवाड़ी जहां भवन नहीं थे वहां भी मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने ये कहा था कि अधिक से अधिक जहां भवन नहीं है वहां भवन बनाने का हम लोग काम करेंगे। उधर छतरपुर धीरे धीरे अवैध हथियारों की मंडी बनता जा रहा है। आपको बता दें कि जिस कारण जिले के लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों जब पुलिस ने सड़कों पर उतरकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की तो उसमें दर्जनों बदमाशों के पास से कट्टा, धारदार हथियार और कारतूसों से को जो है बरामद किया गया है। बदमाशों को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन अवैध हथियारों के सप्लायर अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। कुछ महीने पहले छतरपुर में 2 जगहों पर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी गई थीं, जिनसे हथियार बनाने वाला सामान भी जब्त किया गया। तो बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही इससे जो लोग हैं वो दहशत में हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों पुलिस की तरफ से जांच अभियान चलाया गया, उसके दौरान जो है लोगों से जो है कट्टा और अवैध हथियार, धारदार हथियार बरामद किए गए, जिसको लेकर कहीं न कहीं लोगों के बीच दहशत है। लेकिन उन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हथियार बनाने वाले सप्लायर या फिर सप्लाई करने वाले सप्लायर अभी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। अवैध हथियार पर लगातार अभियान स्वरूप हमारे जिले में कार्रवाई जारी है। इसमें हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 दिनों में 70 से अधिक अवैध हथियारों पर कार्रवाई हुई है। कहां से वो लेकर के आ रहे हैं उनकी भी समीक्षा की जा रही है, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
इसमें प्रमुख बात यह है कि आम जनमानस का बहुत इसमें सपोर्ट मिल रहा है और हमारे जो हेल्पलाइन और मेरा नंबर है उस पर गोपनीय रूप से कई लोग जानकारी दे रहे हैं और उस आधार पर लगातार कार्रवाई जारी है। आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई। ये बहुत ही अच्छी बात है कि लगातार सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है। किसी के भी पास यदि रखा है, कहाँ रखते हैं, कैसे है, कब कहाँ से लिया है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र की जानकारियां हमको प्राप्त हो रही है और फिर संबंधित अधिकारी उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। दतिया में कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी कि शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासीय महाविद्यालय में शनिवार को अकादमिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में कई महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने लोकगीत, बुंदेली गीत और गायन, नृत्य एवं अन्य विधाओं में जो है अपनी प्रस्तुतियां दी। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा किया गया था। वर्तमान शासन की जो नीयत और मंशा है वो जो हमारी परंपराएं, संस्कार, संस्कृतियां, साहित्यिक गतिविधियां वो भी हमारे स्टूडेंट्स उनकी भी नॉलेज हो, जानकारियां हो, वो भी सीखें। केवल यही एक मंशा है जो हमारी सैकड़ों हजारों सालों से जो संस्कार है। और जैसे हमारे यहाँ बुंदेली संस्कृति है तो बुंदेली संस्कृति, बुंदेली नृत्य है, बुंदेली गायन है, बुंदेली वादन है। आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हमारे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की कॉलेज दतिया में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के विशेष निर्देश पर भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में 3 दिवसीय आयोजन हमारे चल रहे हैं। इनके संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत हमने बच्चों के गीत, संगीत, नृत्य के साथ साथ इसमें हमने भारतीय संस्कृति को सजोने के लिए निबंध लेखन, चित्रकला आदि विभिन्न विधाओं को हमने यहाँ बच्चों को, जिले के सभी महाविद्यालयों के बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया। उधर छत्तीसगढ़ के प्रमुख महानदी पर रेत माफियाओं का आतंक दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जब महानदी के तट पर स्थित धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में भारी पैमाने पर माफियाओं द्वारा रेत उत्खनन कर परिवहन करने की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। लगातार खनिज विभाग के अधिकारियों को इन माफियाओं के बारे में सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई और इस दौरान अवैध रेत खनन को लेकर जो है परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया गया। साथ ही कुछ वाहन मौके से फरार भी बताए जा रहे हैं। जब्त वाहनों की शिवरी नारायण थाने में सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर पर स्टेट ब्यूरो हमारे साथ पप्पू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पप्पू, क्या कुछ जानकारी है रेत माफियाओं से लेकर जो है किस तरीके से जो है ये रेत माफिया जो है रेत को खनन कर रहे हैं, परिवहनों से जो है उन पर किस तरीके से अंकुश लगाने के लिए प्रशासन काम कर रहा है? जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर चांपा जिले में जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख महानदी है, प्रमुख महानदी से रेत माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लगातार वहां से अवैध रेत उत्खनन करते न लगातार शिकायत के बावजूद में खनिज विभाग के अधिकारी इस पर शिकंजा कसने के लिए आज दबिश दी। दबिश के दौरान जो रेत माफियाओं में हड़कंप मच चुका है। इस दौरान कार्यवाही के दौरान खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा जेसीबी और कुछ वाहनों को जब्त कर लिया गया है।
पप्पू, क्या कुछ इनके पास परमिशन थी रेत खनन करने से दौरान जो है, क्या जब तलाश की गई, इनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ की गई, क्या कुछ बताया जा रहा है इनकी तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है? बिना परमिशन के या बिना प्रशासन के संज्ञान में ये इस तरीके के रेत खनन को जो है अंजाम दे रहे थे? जी, लगातार जो जांजगीर चांपा जिले में जो रेत माफिया है बिना परमिशन के यहाँ पर रेत उत्खनन करते नजर आ रहे हैं। लगातार जो खनिज विभाग के अधिकारी कार्रवाई तो करते हैं, मगर जो रेत माफिया उन पर कड़ी शिकंजा न कसने के कारण इन माफियाओं के हौसले बुलंद है और लगातार यह माफिया है हर जगह से रेत उत्खनन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन किस तरीके से दबिश दे रहा है? क्या इनके द्वारा जो रेत खनन किया जा रहा है उनसे जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया, वाहनों को जब्त किया गया, क्या कुछ दिन के बाद में उनको जो है छोड़ दिया जाता है? किस तरीके से जो है प्रशासन इनको गंभीरता से नहीं ले रहा है? और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि खनिज विभाग के पास में जानकारी होते हुए भी कहीं न कहीं अनियमितता नहीं बरती जा रही है, इसका क्या कारण है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं रेत माफियाओं पर तो कार्रवाई करते, कार्रवाई के दौरान उनकी वाहनों को जब्त कर उन पर चलानी कार्रवाई करके छोड़ दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से जो माफिया होते हैं या फिर जो वाहन चालक होते हैं, वाहन मालिक हो, उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती। इसके कारण जो माफियाओं के हौसले बुलंद हो जाते हैं और बड़ी ही आसानी से वे लोग क्या है कार्रवाई के दौरान अपने वाहनों को छुड़ा ले जाते हैं, जिसके कारण लगातार जो रेत माफिया है इनके कार्रवाई के बावजूद भी जो नदियों पर रेत उत्खनन करते न जाता है। यही कारण है कि लगातार जो जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पप्पू, कब से जो है ये रेत माफिया सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं? कब से जो है निरंतर जो है रेत का खनन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, खास तौर पर हम आपको बता दें कि लगातार 6-7 महीना हो गए जो नगर पंचायत शिवरी नारायण है, वहां के जो महानदी है, महानदी पर लगातार जो रेत माफिया है लगातार वहां पर रेत उत्खनन करते नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व में भी कई बार खबरों में प्रकाशित किया जाता है। इसके बावजूद भी जो खनिज विभाग के अधिकारी आते हैं केवल कुछ वाहनों को जब्त कर चलानी कार्रवाई करते हैं, उसके बाद जो बाकी वाहन है वहां मौके से फरार होते हैं और लगातार ये जो माफिया है रेत उत्खनन करते नजर आते हैं। इस पर अभी भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। पप्पू, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? अगर प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से या फिर खनिज विभाग की तरफ से क्या कुछ इस कार्रवाई पर कहा जा रहा है? जी, इस पूरे मामले को लेकर जो जिले के खनिज अधिकारियों से बात की गई तो उनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया इस प्रकार की जो कार्रवाई है निरंतर जारी रहेगी और जहां जहां से उनको सूचना मिलती है वहां पर पहुंचकर उनके द्वारा दबिश देकर इन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए पप्पू। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरगुजा संभाग के अंबिकापुर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के दिशा निर्देश में जिले के सभी थाना चौकी के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लेकर जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि दुर्घटना में कमी लाने के लिए सभी थाना चौकी में वाहन चेकिंग और नियम विरोधी जो है चलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं चौकी खड़गांव के द्वारा ग्राम केरता शक्कर कारखाना में चलित थाना का आयोजन किया गया, जिसमें सभी किसानों, ट्रैक्टर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर के खड़गवां चौकी प्रभारी के द्वारा दस्तावेज पूर्ण कर चलने की समझ आते हुए वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, नशा का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए। साथ ही धीरे चलना है और अपने वाहन में नंबर प्लेट नंबर का लिखा होने के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रॉली में रेडियम लगवाने को लेकर भी समझाया गया है। उधर फेयरवेल के नाम पर नवजात शिशुओं के भविष्य के साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना अनुमति बतौली विकासखंड के 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया गया। बता दें कि सभी कार्यकर्ता अपने सुपरवाइजर के प्रमोशन पर विदाई पार्टी करते हुए नजर आए। वहीं जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने अपने सुपरवाइजर के प्रमोशन पर विदाई पार्टी का आयोजन किया है, जिसकी सूचना हमें अपने परिजनों और परियोजना अधिकारी को मौखिक रूप से जो है दे दी है। ये सब अपना छुट्टी आवेदन दिए हैं क्या? नहीं, सर को बोल दिए थे हम लोग। कौन सर को? परियोजना अधिकारी को। कौन है? पंडवा एक्का जी हैं। जी, क्या बोले हैं उनको? कि हम लोग का शुक्रवार को मैडम का विदाई पार्टी रहेगा सर। हाँ, कहाँ मनाने आए हैं आप लोग? हम लोग बूढ़ा आमा में मनाने आए हैं। ठीक है, अभी क्या समय हो रहा है? 1 बजने वाला है। मतलब आप ननिहाल बच्चों के लिए सरकार कई योजना निकाल रही है और आप लोग पिकनिक मनाने के लिए उसे सहायता केंद्र आप लोग अपना ड्यूटी छोड़ के आप लोग आए हुए हैं। हम लोग मैंने विदाई पार्टी है मैडम का। नहीं, ऐसा कोई नियम है क्या कि किसी का विदाई पार्टी आप लोग पिकनिक मनाने तौर पे अपना केंद्र छोड़ के आए?
वही बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता छुट्टी में है क्या आज? हाँ छुट्टी तो है, बता के तो आए हैं, वैसा आवेदन देके तो छुट्टी नहीं लिए हैं, एका सर को बताए। आज यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग की मैडम अधिकारी बन गई तो उसको विदाई समारोह में आए हैं। मतलब आंगनबाड़ी करके आप लोग विदाई करने आए हैं आज? हाँ, हम लोग की मैडम है ना सुपरवाइजर, हाँ, वो अधिकारी बन गई तो उसी का नाम उनका इंदिरा द्विवेदी। मतलब पूरा बतौली ब्लॉक का आज आंगनबाड़ी बंद है? बंद नहीं है, केंद्र लगा के सेक्टर। तो ऐसा कहीं है क्या नियम कि किसी का बधाई या उचित देने के लिए आप लोग पिकनिक मनाने के आ सकते हैं? ऐसा नियम में है क्या? बड़ी हो गई तो बधाई तो देना ही ना उनको। मतलब आंगनबाड़ी केंद्र छोड़ के आप लोग को मतलब यहाँ बधाई देने आए हैं? सही क्या खोले हैं, कार्यकर्ता बसाए हम। आप लोग छुट्टी लिखे हैं आपका आवेदन आज का? दीदी आदेश ले चुकी है, सभी को बुलाइए ना। अगली खबर का रुख करते हैं। बलौदाबाजार में बसडौली जो है के कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें जो है अपने भतीजे को लेकर जो है ग्राम पंचायत बिलारी खर्रे में जहां बंसीलाल केवट के हक के जमीन को उनके भतीजे ने जिम्मेदारी से साठगांठ करके फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली। और आपको बता दें कि बंसीलाल केवल अपने बाप के 2 भाई थे और कई सालों से बंसीलाल केवट अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते हुए लोहरसी सोन गांव में रहता थे। और इस दरमियान सिविल न्यायालय में प्रकरण चलने के बाद दोनों भाइयों में बराबर बंटवारे का आदेश हुआ, जिसके बाद इन्हीं 3 सालों में बंसीलाल केवट का अपने पैतृक गांव में आना जाना बंद था। इसी के बीच में आड़ में बंसीलाल केवट के भतीजे ने उनके पैतृक संपत्ति को जिम्मेदारों से मिली भगत करके अपने नाम कर लिया। बंसीलाल। कौन गांव के रहने वाला? खर्री बिलारी। खर्री बिलारी। का समस्या है? मोर भतीजा मोनाल कटवा के अपन नाम का डाले काला वो जमीन कत्ता का जमीन रही से 2.5 एकड़ पूरा तोर नाम के रही से? हाँ। कतक दिन हो गए करवा मतलब फर्जी तरीके से? कोरोना समय के। हाँ। अच्छा, कहीं साइन वाइन तो नहीं करे? नहीं करे। अब बेचो भांजे थो ना? हम कुछ नहीं करे। अच्छा, फर्जी तरीके से कर ले? हाँ, फर्जी तरीके से मांगा था। का बोला थे? मारपीट लगा थे। बिहार मुकाम लोहरसी सोन और पैतृक पुराना गांव खर्री बिलारी। जी, क्या समस्या है आपकी बताएंगे? मेरा पिताजी का जमीन 2.5 एकड़ जमीन को मेरा चाचा लोग अपने नाम करा लिया है फर्जी तरीके से। क्या नाम है चाचा लोगों का? इतवारी, पटवारी, कार्तिक मुंशी, कार्तिक मती। कितना दिन हो गए ऐसे? तो ऐसे में शिकायत किया क्या आपने कहीं? हाँ, किया था तहसील में, वहाँ से भी हम लोग को कागज मिल गया था, आदेश का हमारे पक्ष में हो गया था। उधर एनसीबी जिले का चिरमिरी शहर जो है 40 वार्डों से मिलकर बना है। दरअसल आपको बता दें कि 40 वार्डों में जो है यहाँ पर लगातार जो है कच्ची मिलावटी महुआ की शराब जो है अवैध बिक्री हर गली मोहल्ले में जमकर हो रही है, जिसे पीकर जहां एक तरफ युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है तो वहीं दूसरी ओर गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन इसकी रोकथाम लगाने की जिम्मेदारी जिन पर है वे अपनी जिम्मेदारियां से जो है विमुख हो चुके हैं। बता दें कि कच्ची शराब की अवैध बिक्री पर पुलिस विभाग समय समय पर कार्रवाई करती रहती है, लेकिन इसके रोकथाम के जिम्मेदार आबकारी विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। चिरमिरी क्षेत्र के आबकारी विभाग के सर्किल ऑफिसर चिरमिरी क्षेत्र में कभी कभार दिखाई देते हैं और इसी कारण से महुआ की कच्ची मिलावटी शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। कच्ची शराब में हानिकारक नशा संबंधी केमिकल डालकर बेचा जा रहा है। कच्ची शराब के बारे में अगर बोला जाए तो पूरे चिरमिरी में कच्ची शराब की तो बिक्री बहुत तेजों में है, बहुत जोरों से, और इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई उचित हो नहीं पाती और बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं है चिरमिरी में ये कच्ची शराब की बिक्री। और यहाँ
सस्ती दारू मिलने की वजह से कच्ची शराब, यहाँ के जवान युवा सब जाके कच्ची शराब पी के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ सर्किल ऑफिस भी है, सर्किल ऑफिस के अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो कोई कार्रवाई नहीं होती इनकी तरफ से। मैं तो देखता हूँ, मेरा भी घर नवापारा में, नवापारा में मेरे घर के पीछे बहुत कच्ची शराब मिलती है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है ना। लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं आम लोग, और जो पूछियागिरी चल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है। शायद किसी के शरण में चल रहा है या किसके संरक्षण में चल रहा है, ये तो जांच का विषय है। बाकी ये बात सत्य है कि हर वार्डों में कच्ची शराब बिक रही है खुलेआम। नहीं, कार्रवाई तो होती है। अभी हमने जब केस बनाया था भोला साहू का, उसमें अभी तक उसकी जमानत नहीं हुई है। इसके अलावा लल्लू राम के खिलाफ 34(2) का केस बना है, मालिक राम और राजकुमार, ये सारे चिरमिरी के ही हैं। सबके खिलाफ केस बना है, 34(2) में बना है। 34(1) तो बनता ही है। जेल भी भेजा गया है, और जो इनमें से कई तो जो है हाईकोर्ट में भी लंबे थे, अभी जमानत भी नहीं दी। कार्रवाई कर रहे हैं, और जैसे ही सूचना मिलती है हम लोग लगभग हमेशा ही गश्त चलता रहता है। हमारे पास एक प्रभारी है जो 2 सर्कल संभालते हैं, और उसके बाद भी हम लगातार चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ दोनों जगह प्रॉपर तरीके से गश्त कर रहे हैं। और जैसे ही जानकारी मिलती है या पुख्ता होता है सूचना, उसके बाद उनके विरुद्ध प्रकरण कायम किए जाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।